हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं 109 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के PYQs। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 2018 से लेकर के 2025 में जो भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं यूनिट 1 से, उसको हम डिस्कस करेंगे। और जिसके भी एग्जाम जून में है या फिर दिसंबर में है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है या कोई भी एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आप ये PYQ की सीरीज जो मैंने चलाई है आज से, वो आप देखोगे रेगुलरली, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपके 80% मार्क्स तो कहीं भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसी बहुत सारी वीडियो पाने के लिए। ओके, और ये जो PYQ सीरीज़ है वो यूनिट वाइज चलेगी, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और सारे के सारे क्वेश्चन आपको बुक में भी मिल जाए। ठीक है, अगर कोई भी टॉपिक में डाउट हो रहा है तो आप उसे बुक में से भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले यूनिट से, राष्ट्र और राष्ट्रवाद को लेकर के। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय के आधुनिकतावादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अब ये क्वेश्चन कब कब रिपीट हुआ है? 2025 जून में आया है, जून 2024 में भी आया है और जून 2020 में भी आया है। ठीक है, तो 3 बार रिपीट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से पढ़ना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय के आधुनिकतावादी सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। इसमें जो भी मॉडर्निस्ट थ्योरी है, उसके अनुसार जो राष्ट्रवाद है और राष्ट्र है, वो आधुनिक युग की ही देन है। राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ है वो 18वीं और 19वीं शताब्दी के आसपास में हुआ है। और उस टाइम में क्या चल रहा था? औद्योगिकरण चल रहा था, पूंजीवादी समाज विकसित हो रहा था, आधुनिक शिक्षा बढ़ रही थी, संचार माध्यम विकसित हो रहे थे। ठीक है, एक सेंट्रलाइज व्यवस्था आ रही थी राज्य की। ये सारे चीजें साथ साथ उदय हो रहे थे इसके। ठीक है, तो इसी दृष्टिकोण के अनुसार देखें तो राष्ट्र कोई एक हमारी कोई नेचुरल चीज नहीं है या एक कोई परमानेंट इकाई भी नहीं है, बल्कि ये क्या है? ऐतिहासिक परिस्थितियों में निर्मित एक राजनीतिक और सामाजिक संरचना है। यानी कि एक हिस्टोरिकल सिचुएशन है या हिस्टोरिकल चीज है, कॉन्सेप्ट है, जो कि एक राजनीतिक और एक सामाजिक स्ट्रक्चर है राष्ट्र। ठीक है, और इसमें आधुनिकतावादी जो विचारक हैं, उन्होंने राष्ट्रवाद को आधुनिक समाज की आवश्यकता और परिवर्तन का परिणाम माना है। यानी कई सारे जो विचारक होते हैं, उन्होंने बताया है कि जो राष्ट्रवाद है वो केवल और केवल समाज की जरूरतों के लिए जो भी परिवर्तन आते हैं, उसका ही एक परिणाम है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद तभी उभर के आता है। तो राष्ट्रवाद की जो अगर आधुनिक अवधारणा देखें तो उसमें एक तो भावना विकसित होने लगती है, यानी कि राष्ट्र भावना, किसी चीज के प्रति लगाव, और राष्ट्रीय आंदोलन चलने लगते हैं, और एक राजनीतिक सिद्धांत पैदा होने लगता है। ये सारे की सारे राष्ट्रवाद से जुड़े हुए थे और एक राष्ट्रवाद आधुनिक युग में सबसे प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति बनकर उभर रहा था। ठीक है, ये ओनली ऑल विचारधारा नहीं थी, बल्कि एक भावना थी, एक आंदोलन था और एक राजनीतिक सिद्धांत भी था। ठीक है, राष्ट्रवाद ने लोगों को एक साझा पहचान दी, एकता दी और राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। क्योंकि राष्ट्रवाद जब पैदा होता है, जब हमें अपने देश के प्रति लगाव उत्पन्न होने लगता है, तो हम एक साझी पहचान के साथ जीने लगते हैं। बेशक हम कितने भी डाइवर्स हों एक दूसरे के साथ में, बट हम एक, अगर पूरे देश की बात आती है तो हम एक यूनिटी में आ जाते हैं। ठीक है, हमारे अंदर वो एक राष्ट्र की भावना आ जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, लोग धीरे धीरे कनेक्शन में आ जाते हैं। इसमें कई सारे सिद्धांत भी दे रखे हैं, जैसे कि बेनेडिक्ट एडल्सन का सिद्धांत है। बहुत सारे हमारे विचारक रहे हैं, तो उसमें उनका आधुनिकतावादी दृष्टिकोण के जो प्रमुख विचारक रहे हैं, बेनेडिक्ट एडल्सन, उन्होंने कल्पित समाज, उन्होंने कल्पित समुदाय, यानी कि काल्पनिक समाज, काल्पनिक जो होता है, इसमें यूनिक काल्पनिक माने इमेजिनेशन वाला, इसका मीनिंग यहाँ पर कुछ अलग है। इसमें ये कहते हैं ये कि जो राष्ट्र है ना, मोस्टली जो राष्ट्र के जो सदस्य होते हैं एक दूसरे को जानते नहीं है पर्सनली रूप से। अब मान लो मैं यहाँ बैठी हूँ और आप वहाँ बैठे हैं, आप बस मेरी वॉइस तो सुन पा रहे हैं, लेकिन हम कभी फिजिकली नहीं मिले हैं। ठीक है, हमने कभी एक दूसरे को नहीं देखा है, ना हमें नाम पता है, बट क्या है, हम फिर भी एक दूसरे कनेक्टेड हैं क्योंकि हम एक ही देश में रहते हैं। और जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो हम एक कनेक्शन फील करते हैं, एक एक दूसरे से साझा संस्कृति एक तरीके से कनेक्शन में आती है हमारे। तो हम व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानते, फिर भी हम एक समुदाय का हिस्सा हैं, एक समाज का हिस्सा हैं और एक दूसरे से किसी ना किसी रूप से जुड़े हुए हैं। हमारा बेस क्या है? हमारा राष्ट्र है। और जब जैसे कि क्रिकेट वगैरह होता है, बेशक हम कितने भी लड़ लें झगड़ लें, बट जब क्रिकेट में हम जीतते हैं या दूसरी कंट्री हारती है, तो हम क्या एक यूनिटी में आ जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बेशक आप इस देश के कहीं भी कोने में बैठे हों। ठीक है, तो ये जो सामूहिक कल्पना राष्ट्रवाद की आधारशिला बनती है। तो यही है
कि यहीं से राष्ट्रवाद विकसित होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही है बेनेडिक्ट एंडरसन का सिद्धांत। आपको कल्पित समुदाय समझ आ गया? कल्पित समुदाय यानी कि व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानते हैं, बट अगर हम उस राष्ट्र की बात करें, हम खुद को एक समुदाय या समाज का हिस्सा जरूर मानते हैं। ठीक है। अब एडरसन के अनुसार जो है, जो प्रिंट जो पूंजीवादी है, जो प्रिंट समाज, जो समाचार पत्र वगैरह छपने लगते हैं, आधुनिक संचार के माध्यम से, इन सब चीज़ों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, उसको विकसित करने में हेल्प मिली इन सारी चीज़ों ने। क्योंकि जब 18वीं 19वीं की सदी की बात करें तो उस टाइम पे प्रिंट मीडिया भी आ गया था। ठीक है। समाचार पत्र लिखे जाने लगे थे, हर एक चीज़ों में जो मूवमेंट चल रहे थे उससे लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना उदय हो रही थी, और समान भाषा संचार ने लोगों को एक साझा राष्ट्रीय पहचान से जोड़ के रख दिया था। ठीक है। तो ये है एडरसन का पॉइंट ऑफ व्यू। अब आते हैं अर्नेस्ट गेलनर के सिद्धांत पर। तो अर्नेस्ट गेलनर के सिद्धांत में ये बताया गया है कि जो राष्ट्रवाद को उन्होंने औद्योगिक समाज की आवश्यकताओं से जोड़ा है। वो मेनली ये कहता है कि पहले के समाज क्या होता था, कृषि समाज होता था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो औद्योगिकरण की तरफ बढ़ता चला गया, यानी कि विकसित होता चला गया। तो जैसे जैसे समाज में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, तो आवश्यकताएं भी बढ़ती चली जाती है। तो वो ये राष्ट्रवाद को उन्होंने औद्योगिक समाज की जरूरतों से जोड़ दिया। उनके अनुसार औद्योगिकरण ने क्या करा है, एक समान शिक्षा प्रणाली लाई है, समान भाषा भी लाई है, प्रशासनिक एकरूपता भी लाई है, सभी मतलब कि एक जो कार्य हैं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, यूनिटी रहती है, यूनिटी होकर के काम किया जाता है, और सांस्कृतिक एकता को भी इससे बढ़ावा मिला है। ठीक है। अब इसी प्रक्रिया ने राष्ट्रवाद को धीरे धीरे जन्म दिया है। तो गैलन ने का एक कथन है जो कि इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रवाद राष्ट्रों का निर्माण करता है। यानी कि पहले वो कहता है कोई पहले राष्ट्र का निर्माण नहीं हुआ, पहले राष्ट्रवाद आया, तब जाके राष्ट्र बने हैं। तो राष्ट्रवाद एक हमने एक भावना विकसित कर ली कि हाँ, हम एक ही संस्कृति के लोग, साझा भाषा, या फिर हमारे अंदर एक कॉमन चीज़ है, हमें हमारे अंदर देश के लिए प्रति कोई भी चीज़ के लिए, एक समुदाय के लिए एक दूसरे की अच्छी भावना है। तो उससे जाकर के बाद में राष्ट्रों का निर्माण हो जाता है। अर्थात राष्ट्र जो थे पहले से मौजूद नहीं थे, बल्कि राष्ट्रवाद ने राष्ट्रों का निर्माण किया है। उन्होंने राष्ट्रवाद को एक राजनीतिक सिद्धांत माना है, और राजनीतिक इकाई और राष्ट्रीय इकाई का होना आवश्यक है। उन्होंने बोला कि अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद में पॉलिटिकल यूनिट होनी चाहिए और एक नेशनल यूनिट होना चाहिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है राष्ट्रवाद के लिए, इसलिए उन्होंने राष्ट्रवाद को एक राजनीतिक सिद्धांत भी कहा है। ये तो हो गया गेलनर के सिद्धांत। तीसरा आता है एरिक हॉब्सम का सिद्धांत। अब ये जो नाम आ रहा है ना, इम्पॉर्टेंट, इनकी थ्योरी इम्पॉर्टेंट है, इनके नाम लिख के आने जरूर है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब एरिक हॉब्सम कहते हैं कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय पहचान अविष्कृत परंपराओं पर आधारित है, इन्वेंटेड ट्रेडिशन। अविष्कृत माने जो इन्वेंट किए गए हैं। जैसे कि राष्ट्र राज्य अपनी एकता और वैधता बनाए रखने के लिए क्या क्या करता है, राष्ट्रीय प्रतीकों का बिल्डअप करता है, राष्ट्रगान वगैरह होता है, अपना झंडा होता है, उनकी कुछ मेमोरीज होती हैं जो हिस्टोरिकल मेमोरीज होती हैं, और उनकी परंपराएं होती हैं, उन सब का निर्माण करता है राष्ट्रवाद। ठीक है। अब इन परंपराओं के माध्यम से लोगों ने राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित की है, क्योंकि भाई झंडा है, हमारा राष्ट्रगान है, ये हमारी एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन जाता है, राष्ट्रीय भावना का एक प्रतीक बन जाता है, जो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, आधुनिकतावादी सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं, वो भी देख लेते हैं। तो राष्ट्र जो है आधुनिक युग की उपज है, और राष्ट्र और राष्ट्रवाद का विकास आधुनिक काल में हुआ है। तो ये कोई पुरानी अवधारणा ना कह करके, मतलब कि पहले वो हो जाता था राष्ट्र का एक इसकी जो राष्ट्र की जो धारणा है ना, वो हमेशा से ही चेंज रही है। पहले समुदाय होता था, कबीला होता था, ठीक है, कस्बे होते थे, इस टाइप से होते थे, वो धीरे धीरे चेंज होती गई है। लेकिन आधुनिक की बात करें तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद का विकास आधुनिक काल में ही हुआ है, और इस पे औद्योगिकरण का भी प्रभाव पड़ा है। औद्योगिक समाज ने समान शिक्षा, भाषा को बढ़ावा दिया, जो कि हम डिस्कस करके आए हैं, और प्रिंट मीडिया यानी कि संचार माध्यम से ने भी भूमिका निभाई है राष्ट्रीय चेतना को फैलाने में। और राष्ट्र क्या एक ऐतिहासिक निर्माण है, ये कोई प्राकृतिक नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक परिस्थितियों से ही ये राष्ट्र उभर कर आया है, बना है। ठीक है। राष्ट्रवाद जो है राष्ट्र का निर्माण करता है। ये अभी हम सारे पॉइंट डिस्कस करके आए हैं, ये मेनली थोड़ा सा उसका पूरा व्यू दे रखा है। ठीक है।
अब इसमें देख लेते हैं कि भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष के दौरान हुआ। क्योंकि देखो, जब हमारा शोषण हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे, नेशनल मूवमेंट चला रहे थे। अब जब नेशनल मूवमेंट चलाएंगे तो अपने देश के प्रति हमें थोड़ा थोड़ा लगाव उत्पन्न होता होता चला जाएगा। हमें लगेगा कि कोई दूसरा आकर के हमारे ऊपर क्यों शासन कर रहा है, हमें खुद का शासन खुद करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जब राष्ट्रीय मूवमेंट चल रहे थे, यानी कि आंदोलन चल रहे थे, तो उन्हें फील हुआ कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ क्या है, संघर्ष करना चाहिए। उनके उनके विरुद्ध हमने संघर्ष करे, बहुत सारे उनको बहुत ज़्यादा मूवमेंट चलाए हमने, और इससे हमें आधुनिक जो शिक्षा थी उसने हेल्प करी है। प्रेस यानी कि जो हमारे समाचार पत्र हैं, प्रिंट मीडिया है, उसने हेल्प करी है। रेलवे सिस्टम आया था, उसने भी हेल्प करी है। डाक व्यवस्था, राजनीतिक संगठन, भारत, इससे क्या हुआ, पूरे भारत में भारतीयों के अंदर राष्ट्रीय चेतना की भावना विकसित हो गई इन्हीं के माध्यम से। तो आधुनिकता है वो हमारे अंदर राष्ट्र की भावना को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रवाद ने अलग अलग जो भाषाएं हैं, धर्म है और क्षेत्रों के लोगों को एक साझा राष्ट्रीय पहचान दी है और उसे जोड़ने का भी प्रयास किया है। तो आधुनिकतावादी सिद्धांत की अगर हम सीमाओं की बात करें तो इसमें बता रखा है कि जो राष्ट्रवाद है सिद्धांत है, ये सिद्धांत जो है राष्ट्रवाद को अत्यधिक आधुनिक परिस्थिति से जोड़ता है, यानी कि पूरा की पूरा ये मॉडर्नाइज कर देता है, उसी से जोड़ता है, ज़्यादा कोई पुरानी चीज़ों से ज़्यादा कनेक्शन नहीं रख पाता। और दूसरा है प्राचीन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपराओं को कम महत्व देता है। ठीक है, अब यानी कि जो हमारी पुरानी इतनी ऐतिहासिक परंपराएं चली आ रही हैं उसको इतना महत्व न दे करके आधुनिक परिस्थितियों को ज़्यादा महत्व देता है, उससे ज़्यादा जोड़ता है। कई राष्ट्रों की जड़ें आधुनिक युग से पहले भी मौजूद थी, तो इसलिए इसकी सीमाएं भी ये वाली हैंगी। अगर इसकी कंक्लूजन की बात करें ओवरऑल, तो ये बात आता है कि आधुनिकतावादी सिद्धांत राष्ट्रवाद को आधुनिक समाज की उपज मानता है, जैसे औद्योगिकरण, संचार, आधुनिक राज्य, राष्ट्रवाद को विकास में महत्व, यानी कि इन सब चीज़ों ने राष्ट्रवाद को डेवलप करा है, उसका विकास करा है। और जितने भी हमने अभी विचारक पढ़े हैं, जैसे कि बेनेडिक्ट एंडरसन, अर्नेस्ट गेलर, एरिक हॉब्सम, ये सारे विचारक हैं, इन्होंने राष्ट्रवाद को आधुनिक राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन का ही रिजल्ट बताया है। तो अगर हम इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं भी हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रवाद की जो आधुनिक अवधारणा को समझने में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो ओवरऑल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है फिनिश हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई भी डाउट है उसको हम सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्र और राष्ट्रवाद के उदय के बारे में आधुनिकतावादी और गैर आधुनिकतावादी सिद्धांतों की तुलना कीजिए। इसको दो टाइप से पूछ सकते हैं। वो एक तो अंतर पूछ सकता है कि आधुनिकतावादी और गैर आधुनिकतावादी सिद्धांत में क्या अंतर है, या नॉर्मली इनके बारे में डिस्क्राइब करने को बोल सकता है, बट आंसर वही रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद के उदय के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। प्रमुख रूप से इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक आधुनिकतावादी मॉडर्निस्ट थ्योरी, एक गैर आधुनिकतावादी नॉन मॉडर्निस्ट थ्योरी। ठीक है, अब इनके अलग अलग विचारक भी रहे हैं, तो उसको देख लेते हैं। आधुनिकतावादी सिद्धांत, आधुनिकतावादी विचारधारा के अनुसार राष्ट्रवाद और राष्ट्र आधुनिक युग की ही उपज है। इनका जो विकास हुआ है 18वीं से 19वीं शताब्दी में, जो भी औद्योगिकरण हुआ, पूंजीवादी आया, शिक्षा, आधुनिक राज्य व्यवस्था, इनके साथ ही इसका उदय हुआ। और इसमें कई सारे विचारक हैं जो अपने दृष्टिकोण देते हैं, विचार देते हैं। अब एक है बेनेडिक्ट एंडरसन, जो हमें ऊपर अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं, अर्नेस्ट गैलर और एरिक हॉब्सन। ठीक है, इनकी विचारधारा को देखेंगे, इन्होंने क्या क्या बोला है। बेनेडिक्ट एडिसन का हमने पढ़ के ही आए कि इन्होंने कल्पित समाज यानी कल्पित समुदाय, कल्पना समाज की बात करी है। इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानता है, फिर भी वो एक दूसरे समुदाय का हिस्सा होते हैं। ठीक है, और जो भी हमारी प्रिंट मीडिया आई है, पूंजीवाद आया है, समाचार पत्रों का विकास हुआ, और आधुनिक संचार के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना लोगों को तक फैली, इसका विकास हुआ। तो इसने भी, इन सब चीज़ों ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है राष्ट्रीय चेतना को जगाने में। अर्नेस्ट गैलर कहते हैं कि उन्होंने औद्योगिक समाज के बारे में बताया। अर्नेस्ट गैलर के अनुसार कहते हैं कि जो राष्ट्रवाद है औद्योगिक समाज की आवश्यकताओं का ही रिजल्ट है, यानी कि राष्ट्रवाद का उत्पन्न हुआ, जैसे कि औद्योगिकरण समाज उत्पन्न हुआ, वैसे ही राष्ट्रवाद भी विकसित होना स्टार्ट हो जाता है। औद्योगिकरण ने हमें समाज शिक्षा व्यवस्था दी, साझा भाषा दी और प्रशासनिक एकरूपता दी। ठीक है, इसको बढ़ावा दिया, जिससे क्या हुआ, राष्ट्रवाद का विकास हो गया। गैलर ने अपने उसमें बताया कि राष्ट्रवाद क्या करता है, राष्ट्रों का निर्माण करता है। ये हम ओवरऑल ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तीसरा है एरिक हॉब्सम, वो आविष्कृत परंपराओं की बात करते हैं। तो एरिक हॉब्सम के अनुसार राष्ट्रवाद
और राष्ट्रीय पहचान कई आविष्कृत परंपराओं पर आधारित है। इसका अर्थ होता है राष्ट्रवादी आंदोलन अपने राष्ट्र को वैधता देने के लिए अतीत और परंपराओं का उपयोग करती है। यानी कि राष्ट्र को एक लीगल बनाने के लिए जो भी राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं ना, वो जो पुरानी कॉन्सेप्ट है, वो जो हमारे परंपराएं हैं अतीत वाली, ठीक है, और जितनी भी परंपराएं हैं उनका यूज करते हैं। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? पहला है अतीत और परंपराओं से प्रेरणा लेते हैं। दूसरा राष्ट्र की ऐतिहासिक निरंतरता सिद्ध करना, यानी कि पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा देखना कि कैसे कंटिन्यूटी आई है, क्या क्या हुआ पास्ट में या फिर अब तक का पूरा। और सांस्कृतिक प्रतीकों का निर्माण करना, जैसे कि हमारे झंडा, राष्ट्रगान जो भी हमारी होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको प्रतीक माना है। तो राष्ट्र राज्य की अपनी एकता को मजबूत करने के लिए हर एक जो राष्ट्र है वो अपना एक चिन्ह बनाता है, राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण करता है, उसका अपना इतिहास होता है, उसकी परंपराएं होती हैं, और वो कुछ स्मृतियाँ जो भी उसको इतिहास को याद रखने में हेल्प करती हैं उसका निर्माण करते हैं। तो ये सारा हमारा है आधुनिकतावादी सिद्धांत। अब आते हैं गैर आधुनिकतावादी सिद्धांत में। गैर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्रवाद केवल आधुनिक युग की उपज नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें प्राचीन सांस्कृतिक और जातीय समुदाय से मौजूद है। यानी कि आधुनिकतावादी मानते हैं उसका ये आधुनिक युग की देन है, जो भी है ये राष्ट्रवाद का। और गैर आधुनिकतावादी मानते हैं कि आधुनिक युग तो है ही, होगा ही, बट इसमें जो प्राचीन जड़ें, जो यानी कि हमारी संस्कृति है, जो जाति समुदाय रहे हैं पुराने टाइम में, वो भी हमारे राष्ट्रवाद को बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, पाकिस्तान का उदाहरण है कि जैसे कि पाकिस्तान बना, तो वो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि पाकिस्तान ये अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है, पाकिस्तान बना मतलब कि पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट बहुत पहले ही आ चुका था। जैसे कि जब मुगल पीरियड आया, जब मुगल पीरियड से भी पहले जब हमारे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो भी मुस्लिम लोग आ गए थे ना जब भारत में, तो वो पूरा की पूरा मुस्लिम साम्राज्य फैला हुआ था। हाँ, और वहाँ पे लोग कन्वर्जन भी कर रहे थे। तो ये वो इसलिए कहते हैं कि ये पहले से ही विकसित है, ये कोई पाकिस्तान कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पहले से ही मौजूद रहा है, बस लोगों को ज्ञान नहीं था इसका। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने तर्क दिया कि मुसलमान एक अलग राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम राष्ट्र कोई नई अवधारणा नहीं है, उसका अस्तित्व लंबे समय से बना हुआ है। पाकिस्तान उसी ऐतिहासिक चेतना का परिणाम है कि लोगों ने फील करा हाँ कि ये हमारा पहले से ही मौजूद है। बाद में तो ये मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं हमारा कोई अभी से ही हमारा इतिहास नहीं रहा, हमारा इतिहास बहुत पुराना रहा है। तो वो कहते हैं पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट पहले से ही आ चुका था। पाकिस्तान उसी ऐतिहासिक चेतना का परिणाम है। इसका प्रकार अतीत, इसका परंपरा, धार्मिक पहचान का उपयोग राष्ट्रवादी चेतना को मजबूत करने के लिए किया गया था। ये चीज लाइन इसलिए बोली ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रवादी चेतना को मजबूत किया जा सके, उसका विकास किया जा सके। अब आता है इस विचारधारा के प्रमुख विचारक। एक तो है एंथोनी डी स्मिथ, अर्नेस्ट रेनन और जोसेफ स्टालिन। तीन है। पहले एंथनी डी स्मिथ को देख लेते हैं, उन्होंने जातीय उत्पत्ति बताया। अब एंथनी स्मिथ के अनुसार आधुनिक राष्ट्रों की जो जड़ें हैं प्राचीन जातीय समुदायों में पाई जाती हैं। उनका साझा इतिहास है, स्मृतियां हैं, संस्कृति है, परंपराएं हैं, जो कि एक राष्ट्र के निर्माण का आधार बनती हैं। उनके अनुसार आधुनिक राष्ट्र अचानक उत्पन्न नहीं हुए हैं, बल्कि उनका विकास लंबे ऐतिहासिक क्रम में हुआ है। क्योंकि कोई भी राष्ट्र एकदम से नहीं बनता, पीछे से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट चले आते हैं। एक पहले कबीला होता है, कस्बा होता है, धीरे धीरे समुदाय बनता है, ग्रुप बनता है, इस टाइप से बन चले जाता है, उसके बाद में राष्ट्र बन जाते हैं। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसका पूरा इतिहास होता है, तब जाकर राष्ट्र बनता है। अब आते हैं अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन बोलते हैं कि अर्नेस्ट रेनन राष्ट्र को इच्छा, स्मृति और चेतना पर आधारित समुदाय मानते हैं। और उनके अनुसार राष्ट्र प्राकृतिक सीमाओं से नहीं, बल्कि लोगों की सामूहिक इच्छा और एकता से बनता है। वो कहते हैं कि राष्ट्र जो है किससे बना है? लोगों की इच्छा से, लोगों की यूनिटी से राष्ट्र का निर्माण होता है। ऐसे ही किसी से नहीं बन जाता कि हाँ तुम बाहर की चीज़ें देख लो या ऐतिहासिक चीज़ें देख लो, बट इच्छा भी, लोगों का विल और यूनिटी भी होनी चाहिए। अब आता है जोसेफ स्टालिन के दृष्टिकोण से। जोसेफ स्टालिन बोलते हैं कि राष्ट्र को ऐतिहासिक रूप से निर्मित स्थायी समुदाय। जोसेफ स्टालिन कहते हैं कि जो राष्ट्र है वो एक स्थायी समुदाय है। उन्होंने राष्ट्र की 5 विशेषता बताई है कि समान भाषा, समान क्षेत्र, समान आर्थिक जीवन और समान मनोवैज्ञानिक बनावट और साझा संस्कृति। ये 5 चीज़ें हैं, कहते हैं ये राष्ट्र की विशेषताएं हैं। तो
तो हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और जो भी इसका पार्ट है आप अच्छे से पढ़ लेना। ये 2 क्वेश्चन हैं जो यूनिट 1 से हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आपको ऐसी मोर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और नॉट, and which topic should I make next. To let me know in the comment section. Thank you so much for watching.